नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सर, आपका स्वागत है उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जी तो धन्यवाद। आप जैसे देख रहे हो, आजकल भू कानून को लेके काफी मुद्दे उठ रहे हैं और जैसे जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि भू कानून को लेकर के महारैली भी बीच में निकली थी हुँ, और काफी क्वेश्चन जो है, काफी प्रश्न जो भू कानून को लेके हैं वो उठे। और कुछ टाइम पहले आपको याद हो कि प्रेस वार्तालाप में आपने जो है भू कानून के ऊपर जो मुद्दा उठाया था वो आप हमको थोड़ा समझे। पिछले लंबे समय से हम लोग मूल निवास और भू कानून को लेकर के जो कोर इश्यूज हैं उनको उठा रहे हैं और इसमें जो पॉलिटिकल लोग और जो ऑफिसर्स शामिल हैं उनका किस तरीके का नेक्सस है उसको भी हम लोग समय समय पर खुलासा कर रहे हैं। तो इसी की कड़ी में अभी पिछले दिनों हम लोगों ने नैनीताल के जो तत्कालीन जिलाधिकारी हैं DS गर्ब्याल साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरीके से बाहर के लोगों को आउट ऑफ वे जाकर के जमीनें बेची हैं और किस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को जमीनें बेची, रिजॉर्ट की परमिशंस दे दी और जिनको एग्रीकल्चर लैंड जो है वहाँ पर परमिशंस दी हैं, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे सरकारी ज़मीनों का अतिक्रमण किया है और फॉरेस्ट की ज़मीनें उन्होंने कब्जाई हैं, उसको लेकर के एक खुलासा है और उसमें बाकायदा कैग ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। एक एक पॉइंट्स पे कैग ने सवाल उठाए और उसमें पाया है कि जिलाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये सारे काम किए हैं। तो अपने आप में जहाँ भी मैदानी क्षेत्र हैं और जहाँ भी ज़मीनों की कीमतें थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं या जहाँ पे भी जो तेजी से कस्बे डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे जो उधर की जिलाधिकारी हैं उनकी भूमिका उत्तराखंड के लिए वाकई बहुत नकारात्मक है और SC की ज़मीनें बड़े पैमाने पे बेची जा रही हैं, चाहे ऊधम सिंह नगर हो, टिहरी हो जहाँ पे डैम वाला इलाका है, या फिर देहरादून हो, हरिद्वार है, या विकास नगर की तरफ के जो तमाम इलाके हैं, खटीमा, रुद्रपुर, इन जगहों पे जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं और लंबे समय से जो ज़मीनें हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जो सदियों से जो ज़मीनें बेच रहे हैं, सब ज़मीनों के भूमिधर हैं, उनकी ज़मीनें तेज़ी से जो है निकलती जा रही हैं और इसके लिए जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं, उनकी भूमिका सीधे-सीधे इसमें संलिप्त है। तो उसी इसी का खुलासा हमने पिछले दिनों किया। तो जैसे आप देख सकते हो कि भू कानून को लेके जैसे यहाँ उत्तराखंडी लोग कम है हुँ, और आपने देखा कि उत्तराखंड के लोग जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है लोगों ने बेच चुकी है। हुँ। तो आप जनता को ये बताइए कि उत्तराखंड में क्या चेंजेस आएंगे अगर भू कानून जो है प्रॉपरली लागू हो गया और बाहर के लोग जो है प्रॉपरली यहाँ उनको जमीन ना मिले, तो क्या चेंजेस आएगा उत्तराखंड के अंदर। देखिए, इस दुनिया में एक ज़मीन ही है जो बढ़ नहीं सकती और किसी व्यक्ति के पास हम तो कहेंगे कि मतलब जागरूकता की दृष्टि से ये ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज़मीन है तो भविष्य की दृष्टि को देखते हुए उसे ज़मीन को बेचना सबसे अंतिम विकल्प के रूप में रखना चाहिए और पहले भी कहा जाता था कि जब तक कोई विपत्ति ना आ जाए तब तक अपनी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए। और जाहिर सी बात है उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर उत्तरा राज्य बनने के बाद बड़ी तेजी से अभी आने वाले इन्वेस्टमेंट्स होंगे और अगर लोगों के पास अपनी ज़मीनें बची रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर वो भूमिधर रहेंगे तो उनकी ज़मीनों पे ही उद्योग लगेंगे। हमारी मांग भी ये थी कि जिस तरीके से हिमाचल में ऐसा कानून लागू है कि जो उनकी लैंड है, उनकी लैंड खरीदी नहीं जा सकती और अगर उनकी लैंड खरीदी नहीं जा सकेगी तो उनकी लैंड लीज पे दी जा सकेगी। तो उत्तराखंड में भी हमारा यही सजेशन था कि उत्तराखंड में भी ज़मीनें बेचने के बजाय किसानों को और जो भूमिधर हैं उनको अपनी ज़मीनें लीज पे देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हर साल लीज रेंट एग्रीमेंट बढ़ता रहेगा और उनको भी कुछ इनकम भी होती रहेगी और वो ज़मीन के मालिक भी बने रहेंगे। ऐसे में ये होगा अगर वो ज़मीनें बेच देंगे कि जैसे टिहरी डैम से लगी हुई इलाके हैं या जो हमने परसों मामला उठाया वो जमरानी बांध से लगा हुआ इलाका है। तो अगर वो लोग वहाँ के भूमिधर अगर ज़मीनें बेच देंगे तो भविष्य में जो टूरिज्म की जो गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि जब वो बढ़ेंगी और एक रूप आकार लेंगी आने वाले समय में, तो उनके पास ज़मीनें नहीं रह जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो आज ज़मीन के मालिक हैं कल उनमें जो रिजॉर्ट खुलेंगे उनके एक तरीके से नौकर बनेंगे, उनको बेबस होना पड़ेगा अगर उनकी ज़मीनें नहीं होंगी। इसीलिए एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसको लोगों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि सबसे अंतिम विकल्प के रूप में अपनी ज़मीन आप रखिए बेचने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होंगे और अगर ज़मीनें बिक गई तो फिर उन लोगों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बात। अच्छा सर, जैसे आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में दो पार्टी पहले से ही मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और आपने भी नई पार्टी जो है बनाई है, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या किस चीज को लेके खरे उतरेंगे, मतलब क्या क्या करेंगे, कुछ नई व्यवस्था या कुछ नई चीजें आप जो लाना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर। देखिए, हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में कोई दो पार्टियां नहीं है। भाजपा और कांग्रेस विचारधारा के रूप में जिस तरीके से गडमड हो गई हैं और इन दोनों का जो DNA है वो एक ही है।
और आज की डेट में आप लगा लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में से लगा लीजिए कि दोनों पार्टियों में नेता, बड़े नेता एक दूसरे पार्टी में आते जाते रहते हैं। तो आज की डेट में दोनों पार्टियों को विचारधारा के लिहाज से पहचानना बिल्कुल अलग बात हो गई है। और ये दोनों पार्टियां दिल्ली से बाहर से संचालित हो रही, उत्तराखंड से बाहर से संचालित हो रही हैं। और जब उत्तराखंड से बाहर से संचालित हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका उत्तराखंड के हितों के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है। और पिछले 20-22 सालों में दो दो बार ये दोनों पार्टियां सत्ता में एटलीस्ट रह चुकी हैं। और दोनों बार ये मतलब पता चला है कि ये पार्टियां उत्तराखंड के लिए हितैषी नहीं है। और जो अन्य एक आध क्षेत्रीय पार्टियां भी रही हैं वो कभी भाजपा के साथ गठबंधन में रही हैं, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही हैं, तो उनसे भी लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। और आज भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे अगर कोई विकल्प जनता के पास है तो वो नोटा है। तो नोटा को जनता वोट देती है तीसरे विकल्प के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक क्षेत्रीय पार्टी की वाकई में आवश्यकता है, एक वैक्यूम है। और इसीलिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के नाम से। और ये उत्तराखंड की अपनी रीजनल पार्टी है। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, हमारा ये कहना है कि या तो हम अपने स्वतंत्र उम्मीदवार इस पार्टी लोकसभा चुनाव में खड़े करेंगे, और या फिर उन क्षेत्रीय पार्टियों को हम लोग आमंत्रित करेंगे एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए जिन्होंने अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। तो हम लोग जैसे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टियां हैं या और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। और वो हम लोग उन एक शर्त पे उनको अपने गठबंधन, अपने मोर्चे में लेंगे कि वो आने वाले समय में किसी भी राष्ट्रीय पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये संयुक्त उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे इस बार। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है, जैसे आपको पता है कि 22 जनवरी है हम्म, और जो है राम मंदिर का उद्घाटन है, हम्म, पूरी जनता जो है झूम रही है इस हम्म। चीज को लेके, तो आप क्या टिप्पणी देंगे इसमें? नहीं, अच्छी बात है। ये राम तो हमेशा से आराध्य हैं और आस्था का विषय भी रहे हैं। और इस पे वाकई सारे देश को एकजुट होना ही चाहिए, जो भी हिंदू समाज है। इसमें लेकिन एक चीज मैं हम लोग जरूर कहना चाहेंगे कि इस पर राजनीति हमेशा नहीं होनी चाहिए। अब समय के साथ ये हुआ है कि राम को एक तरीके से राजनीति का बड़ा मुद्दा एक बना दिया गया है, और उसके आड़ में जो है तमाम उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं। इसी के चलते पिछले दिनों जो चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने वहां पर जाने के लिए मना कर दिया है। या जिन लोगों ने वहां पर राम मंदिर को बनाने के जो मुख्य सूत्रधार थे, मुरली मनोहर जोशी हैं या लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनको वहां पर आने के लिए मना कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि आज की डेट में भाजपा में जो बड़े नेता हैं वो अपने आप के लिए राजनीतिक श्रेय लेने के लिए और एक आधे बने हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो जिसके कारण जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी विरोध किया है कि भाई अगर कोई मंदिर एक बार उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अभी उसमें छत नहीं बनी है, तो फिर छत बनाने के लिए फिर लोग उस मंदिर की छत पे चढ़ेंगे पांव लेकर के। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो भला वो किस तरीके से उसकी छत पे चढ़ेंगे, किस तरीके से उसकी छत बनेगी। तो ज्यादा बेहतर तो हमारा भी सुझाव ये है कि पहले प्राण प्रतिष्ठा बाद में हो जाती, पहले उस मंदिर को पूरी तरीके से बनना चाहिए था। लेकिन अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए, क्योंकि 1-2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और इसको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अगर राजनीति का विषय बना रही है, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरीके से धार्मिक भावनाओं का विदोहन करेगा और दोहन करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, और ये आने वाले समाज के लिए भी एक अच्छी परंपरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपको हमने बताया कि भू कानून को लेके जो है बहुत कठोर जो नियम है वो आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि बाहर के लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और इससे बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है। जैसे आप देख सकते हो हमारी देवभूमि है, हमें जो है यहाँ रहना चाहिए, ना कि बाहर जाकर के रहना चाहिए। और इस टॉपिक में हम आपसे बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहे उदय प्रभात न्यूज़ चैनल के साथ।